अभी हम पढ़ेंगे 60 संग्राम में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, पेज नंबर 52 से, पार्ट नंबर 2। कहता है कि पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। अब आगे, वह लाखों में दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक के दरबार में हसन निजामी एवं फ़क्र ए मुदबिर रहते थे। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनाया गया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अब आगे है, उसने दिल्ली में कुब्बात उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए लाहौर में, चौगान मतलब पोलो, खेलते हुए लाहौर में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब आगे गया इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी के बीच। ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवार युद्ध के दौरान खरीदा था। वह ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश शमसी वंश का था एवं इलबारी तुर्क था। वस्तुतः इल्तुतमिश दिल्ली का वैधानिक सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। उसने दिल्ली की गद्दी के दरबार पर दावेदार ताजुद्दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त किया। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। कौन? इल्तुतमिश। उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ए चहलगानी के संगठन की स्थापना किए थे। कौन? इल्तुतमिश, तुर्कान ए चहलगानी। अब आगे चलते हैं। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण जो था तुर्क राज्य मंगोल आक्रमण से बचा रहा। उसने इक्ता व्यवस्था लागू किया था। कौन? इल्तुतमिश का 1226 में बंगाल को जीत करके उसे दिल्ली सल्तनत का इक्ता यानी कि सूबा बनाया। इल्तुतमिश ने 1226 में ही रणथंभौर पर विजय प्राप्त की और परमारों की राजधानी मंदसौर पर अधिकार किया। मंदौर या मंदसौर पर अधिकार कर लिया। उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। कौन? इल्तुतमिश। चांदी का टाका और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किया था। इल्तुतमिश की सेना हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। उसने मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश कहा जाता है। उसने दिल्ली में स्वयं का मकबरा भी बनवाया था। अपने बदायूं में हौज ए खास यानी कि खमसी दरगाह का निर्माण भी करवाया था इल्तुतमिश। अब आगे मिनहाज उस सिराज, इल्तुतमिश का दरबारी लेखक। 1236 में बामियान के विरुद्ध अभियान पर इल्तुतमिश बीमार हो गए, जिसके कारण उसे दिल्ली वापस आना पड़ा, जहां अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई और दिल्ली में उसी के द्वारा जो था निर्मित मकबरे में उसे दफनाया गया। तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के शासन के अधिकार छीन करके नायब ए मामलिकात को सौंप दिए। यह पद एतगीन को दिया गया। 1241 में जब मंगोल ने पंजाब पर आक्रमण किया तब तुर्की सरदारों ने बगावत कर बरहमशाह को बंदी बना लिया और 1242 में उसकी हत्या कर दी। अब आ गए रजिया सुल्तान 1236 से 40। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह अपनी मां शाह तुर्कान के सहयोग से गद्दी पर बैठा। शाह तुर्कान के अत्याचारों से परेशान होकर के जनसमूह द्वारा जो था उसे अपदस्थ किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासिका बनी। वह प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। कौन? रजिया सुल्तान। भारतीय महिला भी दे देता है। रजिया ने पर्दा जो रहती थी उसको त्याग करके जो था पुरुषों की भांति कोट व कुल्लाह यानी कि टोपी पहनना शुरू कर दी। रजिया ने एतगीन को बदायूं का इक्तादार एवं अल्तुनिया को तबर हिंद यानी कि भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया। अल्तुनिया ने 1240 में सरहिंद में विद्रोह कर दिया।
सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1240 में। अंततः रजिया ने इल्तुतमिश से शादी कर ली, अल्तुनिया से शादी कर ली। ठीक, अल्तुनिया को तबरहिंद यानी कि बठिंडा का इक़्तिदार नियुक्त किया था। ठीक ना। कहता कि रजिया सुल्तान क्या किया, जो अल्तुनिया से शादी कर ली और 13 अक्टूबर 1240 को मार्ग के कैथल के निकट कुछ डाकुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महत्वाकांक्षाएँ थीं। मुइज़ुद्दीन बहराम शाह 1240 से 42 ईस्वी। रजिया के तबरहिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46 ईस्वी में। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासन में समस्त शक्तियाँ नायब के पास थी। बलबन ने अमीर ए हाजिब का पद प्राप्त करके अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। जून 1246 ईस्वी में बलबन ने मसूद शाह को सिंहासन से हटा दिया। मसूद शाह की मृत्यु कारागार में हुई थी। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। नसरुद्दीन महमूद 10 जून 1246 को 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। उसके सुल्तान बनने के समय राजशक्ति के लिए संघर्ष सुल्तान और उसके तुर्की सरदारों के बीच चल रहा था, वह समाप्त हो गया। नसरुद्दीन के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में क्या हुआ, जो 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की और नायब ए मामलिकात का पद देकर के कानूनी रूप से शासन के संपूर्ण अधिकार बलबन को सौंप दिया। 1266 ईस्वी में नसरुद्दीन बलबन की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को नसरुद्दीन को मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को क्या किया, जो सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी बना। गयासुद्दीन बलबन आ गया। नसरुद्दीन बहराम शाह के बाद कौन आ गया? गयासुद्दीन बलबन का 1266 से 87। ठीक, आगे चलते हैं। बलबन इल्तुतमिश की भांति इलवरी तुर्क था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से था तथा 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। रजिया के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर था। कहते बहराम शाह के समय वह अमीर ए आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान बना रहा। बलबन ने राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की। बलबन के राजस्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और दूसरा था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने 40 तुर्क सरदारों के गुट की समाप्ति की। बलबन ने कई ईरानी परंपराएं जैसे कि सजीदा यानी कि भूमि पर लेट करके अभिवादन एवं पैबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना आरंभ करवाई। बलबन ने रक्त व लौ की नीति का पालन किया। उसने ईरानी त्यौहार नवरोज भी आरंभ किया था। बलबन नवरोज वह स्वयं को फिरदौस के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब वंश का बताता था। बलबन ने एक पृथक सैन्य अभ्यास दीवान ए अर्ज की स्थापना की। कौन? बलबन ने नवरोज की भी किया था, दीवान ए अर्ज भी किया था, गोर लागने की भी प्रथा शुरू किया था और क्या किया था? भूमि पर लेट करके अभिवादन करने की प्रथा शुरू किया था। ठीक, बलबन ने जिल्लाह इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि धारण की। कैकुबाद और शगुद्दीन बसूगर 1287 से 90। बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र मोहम्मद के पुत्र कैखुसराव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन तुर्क सरदारों ने उसे मुल्तान का प्रांतीय शासक बना दिया। आगे है दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन महमूद ने एक षड्यंत्र के तहत बलबन के दूसरे पुत्र बुगराखां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। अब आगे बनाने के बाद क्या हुआ, जो कुछ समय बाद कैकुबाद लकवाग्रस्त हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सिंहासन पर बैठा दिया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने शैमुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। आगे आपका खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में। जान लेते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में जानेंगे विस्तार से। भारत
आने से पूर्व खिलजी जाति अफगानिस्तान में मोहम्मद नदी मतलब मेल मेल कहता है कि हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश में रहती थी। कहाँ? हेलमंद नदी रहती थी। दिल्ली में सिंहासन पर खिलजी वंश का आधिपत्य हो जाने से भारत में तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई। इसके साथ ही शासन में भारतीय और गैर तुर्क मुसलमानों का प्रभाव बढ़ गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 96, फिर आ गए वही। अब आ गए जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उसने किलोखड़ यानी कि कुलागढ़ी को अपनी राजधानी बनाई। सुल्तान बनने के समय जलालुद्दीन 70 वर्ष का था। यही कारण था कि वह उदार और सहिष्णु बन गया। ठीक। इसके शासनकाल में 3 प्रमुख विद्रोह हुए: मलिक छज्जू का विद्रोह, ताजुद्दीन कूची का षड्यंत्र और सिदी मैला का षड्यंत्र, जिससे बाद में जो था फांसी दे दिया गया। अब आगे हैं जलालुद्दीन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जलालुद्दीन का दरबार देवगिरी पर आक्रमण था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। अमीर खुसरो और हसन देहलवी जलालुद्दीन के दरबार में रहते थे। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन के इशारे पर इख्तियारुद्दीन हुद द्वारा छलपूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आ गया 1296 से 1316 ईस्वी में। कहता कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसप था। ठीक। कुछ समय बाद गुरसप था। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर तुजुक के पद पर था। 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया, जहां बलबन के लाल महल में उसने अपना राजाभिषेक करवाया और दिल्ली का सुल्तान बना और सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। राज्य विस्तार कैसे हुआ? अलाउद्दीन की आकांक्षाएं साम्राज्यवाद थी। उत्तर भारत के राज्यों के प्रति उसकी नीति राज्य विस्तार की थी, जबकि दक्षिण भारत में वह राज्यों में अपनी अधीनता स्वीकार करा करके और वार्षिक कर लेकर के ही संतुष्ट था। विजय अभियान क्या था? उत्तर भारत में गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी, सिवाना और जल्लौर। दक्षिण भारत देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मालाबार। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार, पद्मावत की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का कारण वहां के शासक राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना था। कौन थी? पद्मिनी को। मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय उसके नायब मलिक काफूर को है। उसने 1307 में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया। इसके बाद काफूर ने तेलंगाना पर आक्रमण किया। वहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण कर मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा सौंपा, जिसे मलिक ने अलाउद्दीन को सौंपा। अब आगे है अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत। अलाउद्दीन ने धर्म और धार्मिक वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। उसने खलीफा से अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इस प्रकार उसने शासन में ना तो इस्लाम के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग की सलाह ली और न ही खलीफा के नाम से सहारा लिया। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसा रहा? अलाउद्दीन व्यक्ति की योग्यता पर बल देता था। उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी बरीद-ए-मामुलिक था। अलाउद्दीन का मंत्री परिषद कैसा था? दीवाने वजारत वजीर मुख्यमंत्री होता था। दीवाने इंसा शाही आदेशों को पालन करने वाला। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री। दीवाने रसालत विदेश विभाग। राजस्व कर एवं लगान व्यवस्था। अलाउद्दीन ने लगान यानी कि खराज पैदा करके 1/2 भाग निर्धारित किया। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को नाप कर लगान वसूल करना प्रारंभ किया। इसके लिए बिस्वा को एक इकाई माना गया। वह लगान को गल्ले के रूप में लेना पसंद करता था। अलाउद्दीन ने 2 नए कर लगाए, मकान कर यानी कि घराई एवं चराई कर। आगे है अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग यानी कि
मुस्त खराज स्थापित किया। खालसा भूमि यानी कि सुल्तान की भूमि, इस भूमि से लगान राज्य द्वारा वसूला जाता था। सैन्य व्यवस्था कैसा रहा? कहता कि अलाउद्दीन के केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी जिसे वह नगद वेतन देता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। अब आगे है आपका, केंद्र में अनुभवी सेनानायक थे जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेना की इकाइयों का विभाग 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मल्लिकों और अमीरों और सिपहसालारों के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ों को तुमन कहा जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ों का दागने की नवीन प्रथा प्रारंभ की। मतलब हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा किसने किया शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब आगे है, बाजार व्यवस्था कैसा रहा? अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना न होकर के वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए थे। गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय ए आदिल और घोड़ा, गुलाम व मवेशी बाजार एवं सामान बाजार चलाए। सभी व्यापारियों को साहना ए मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना पड़ता था। केवल पंजीकृत व्यापारी ही किसानों से गल्ला खरीद सकते थे। अब आगे है, सट्टेबाजी, चोर बाजारी, कानून को भंग करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के नियंत्रण के लिए अधिकारी दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, दीवान ए रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने वाला, साहना ए मंडी बाजार अधीक्षक, सराय अदल न्याय के लिए, बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक को, मुनहिनयांस गुप्तचर। कहता है कि बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए दीवान ए रियासत या साहना ए मंडी की आज्ञा देनी पड़ती थी। अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। अलाउद्दीन ने कुतुब मीनार के निकट कई दरवाज़ा जैसे कि कुस्क ए सिरी नामक शहर, हौज ए अलाई तालाब तथा 1000 खंभा महल का निर्माण करवाया। उसने डाक व्यवस्था भी लागू किया था। उसका अंतिम अधिनियम परवाना नवीस यानी कि परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति की थी। अब आगे है आपका, अलाउद्दीन ने खम्स यानी कि युद्धों में लूट का हिस्सा के एक अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स यानी कि लूट के हिस्सा का 4 पंचायत यानी कि 4/5 भाग पर राज्य का नियंत्रण एवं 1/5 भाग पर सैनिकों का नियंत्रण किया गया। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। फिर उसके बाद आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20 में ईस्वी में। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। अब आगे चलते हैं। मुबारक शाह के बाद नसरुद्दीन खुसरवाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासक बना। वह प्रथम भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली का शासक बना। अब आगे है आपका तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। जान लेते हैं तुगलक वंश के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक किसी वंश का नाम नहीं था। गयासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। इस कारण उसके अधिकारियों ने भी तुगलक पुकारा जाने लगा। गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई जिसे बर्नी ने रस्मोनियम अथवा मध्यम पंथ नीति कहा। उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। इससे किसानों और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार आई। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किए। उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की है। गयासुद्दीन तुगलक ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूलने में हिस्सा न देकर के उसे कर मुक्त जागीरें दी। चिश्ती संत ने निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध कटुतापूर्ण रहा। कटुतापूर्ण यही हुआ कि उससे दुश्मनी रहा। जबकि गयासुद्दीन बंगाल विभाजन से लौट रहा था।
तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज ए दिल्ली दुरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर नहीं है। क्या कहा था? हुनूज ए दिल्ली दुरस्त, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक। गयासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी के महल की छत गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके द्वारा तुगलकाबाद में बनाए गए कब्र में दफनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था तथा उसने उलू खां की उपाधि धारण की थी। वह गयासुद्दीन का पुत्र था। उसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर के चीन भेजा। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्लाही इलाह अंकित कराया। उसके शासनकाल में साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़ करके पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। प्रशासनिक परिवर्तन। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया और भारतीय मुसलमानों एवं हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किए। उसने दोआब में कर व्यवस्था की। उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर ए कोही नियुक्त किया। कौन किया था आपका? मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान कोही। अब आगे है राजधानी परिवर्तन कैसे हुआ। उसने दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा गया। उसकी यह योजना जो था असफल रहा, जिससे प्रशासन षड्यंत्र के साथ राजस्व का भारी नुकसान हुआ। सांकेतिक मुद्रा यानी कि 1339 से 30 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की एक और असफल योजना थी, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना। उस समय चांदी के सिक्के को टाका एवं तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इस मुद्रा का चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का सामना करने के लिए किया गया था। उसने तांबे या पीतल के सिक्के चलवाए। ठीक है ना, यानी कि इससे पहले चीन में कुबलई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का चलन सफलतापूर्वक किया गया था। अब आगे आपका आ जाता है मोहम्मद तुगलक के अभियान। जान लेते हैं। इसके शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328-29 में अलाउद्दीन तारमासिरिन के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान यानी कि अफगानिस्तान को जीतने की योजना बनाई, जो कार्य रूप में परिणित न की जा सकी और सुल्तान से सेना को भंग कर दिया। मोहम्मद तुगलक ने 1337 से 38 ईस्वी में कुराचिल अभियान किया, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। यह स्थान आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में है। ठीक, इस आक्रमण से सुल्तान की सैन्य शक्ति दुर्बल हो गई। कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रमुख विद्रोह कहाँ हुआ था, वो जान लेते हैं। गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार बहाउद्दीन गुरसापर्स का विद्रोह पहला। दूसरा का था मुल्तान के सूबेदार बहरान ऐबाक के उर्फ किसलू खां का विद्रोह। 13वां था 1327 से 28 में बंगाल का विद्रोह। 14वां था सूनम और समाना करा बीदर अवध के विद्रोह। 1336 ईस्वी में विजयनगर का विद्रोह। 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज्य की नींव। उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण कराया था। उसने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नामक दुर्ग बनाया। ठीक, अब आगे है आपका। उसने सतपलाह बांध एवं बिजली महल का निर्माण भी करवाया था।
मृत्यु एक विद्रोह के दम के दौरान ठट्ठा यानी कि सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया और 20 मार्च 1951 मतलब 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। बदायूनी के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक आ गए 1351 से 88 ईस्वी में, 1351 से 1388 ईस्वी में। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। 22 मार्च 1951 को फिरोज तुगलक बना। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज का आंतरिक शासन तक राजस्व व्यवस्था। फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए: खारिज यानी कि लगान, खम्स यानी कि युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग, जजिया हिंदू पर कर। जजिया कर कौन? फिरोज शाह तुगलक के लगाए थे, जो मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब थी जजिया कर जो हिंदू ब्राह्मण धर्मों से लिया जाता था, और जक़ात आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। फिरोज ने हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जो उपज का 1/10 भाग होता था। क्वेश्चन पूछता है हर्ब ए सर्ब कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज ने तकावी ऋण माफ़ कर दिया, मतलब जो पहले दिए जाने वाला फसल खेत से पहले जो दिया जाने वाला ऋण था वो तकावी ऋण, ये समाप्त किया था। उस समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग कर दिया गया। उसने ससगनी नामक सिक्का चलाया। अफगान मतलब अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। सिंचाई व्यवस्था कैसा रहा फिरोज शाह तुगलक के समय में? फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी सर थी। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। नगर और सार्वजनिक निर्माण कार्य कैसा रहा? फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर बनवाए। क्वेश्चन पूछता है फिरोजाबाद नगर का स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर को फिरोज शाह तुगलक, हिसार को फिरोज शाह तुगलक, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक। उसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत पसंद था। अब आगे है आज यहीं तक बस।